बालकनी का बंटवारा। सरला घर के किसी भी काम में कभी कुछ नहीं करती। सरला की बड़ी बहू निशा घर का सारा काम किया करती थी, तो ऐसे में सरला को घर के किसी काम से कोई लेना देना ही नहीं था। अरे सरला, तुझे कितनी बार कहा है अपनी बालकनी को साफ क्यों नहीं करवाती? तेरी बालकनी से जितने भी चूहे हैं ना, वो मेरे घर में चले आते हैं। अरे अब बहू ने कर रखा है तो मैं बहू को क्या ही कहूँ। जब मैं घर के किसी काम में हाथ नहीं लगाती तो भला मैं बहू को कुछ और क्यों ही कहूँ। रुक, तू नहीं कहती ना तो मैं कह देती हूँ। अरे ओ बहू, तू बालकनी को स्टोर रूम क्यों बना रही है? उसे साफ रखा कर। बालकनी तो सुंदर दिखने के लिए होता है, लेकिन तूने ऐसा कबाड़ा भर रखा है कि तेरी बालकनी में जितने चूहे हैं वो मेरे घर में आ जाते हैं। माँ जी, आप तो जानती है हमारा घर कितना छोटा है। किचन में थोड़ा बहुत सामान रह भी जाए तो किचन में चूहे हो जाते हैं ना। मुझे नहीं पता तू क्या करेगी, लेकिन मैं तो यही कहूँगी बालकनी साफ करा ले बस। रज्जू की इतना कहने के बाद भी निशा को कोई फर्क नहीं पड़ता। निशा का घर छोटा था और बालकनी में वो कबाड़ भर दिया करती थी, जिससे उसकी पड़ोसन रज्जू काफी परेशान थी, क्योंकि कबाड़ की वजह से चूहे उसकी पड़ोसन रज्जू के घर में घुस जाया करते थे। अरे बहू, कभी तो बालकनी साफ कर लिया कर। आज दुकान पर सामान लेने गई थी तो लाला भी कह रहा था आपके घर में लोगों से ज्यादा तो कबाड़ नजर आता है। अब माँ जी मैं क्या करूँ, किसी दिन फुर्सत हो तो उन कबाड़ को देखकर बेच भी दूँ, लेकिन सारा दिन तो घर के काम में निकल जाता है, समय ही नहीं मिल पाता मुझे। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक रोज रज्जू एक फटी पुरानी साड़ी पहने सरला के घर आती है और आते ही सोफे पर बैठकर सरला को देखने लगती है। अरे रज्जू, ये जालीदार साड़ी पहने कहाँ जा रही है तू? और ये कौन सा फैशन है तेरा? ये फैशन भी ना तेरी बहू का दिया हुआ है। मैंने भी सोचा तुझे पहन कर दिखा ही दूँ कैसा लगता है। तू कहना क्या चाहती है? साफ साफ क्यों नहीं कहती? ये ना तेरे घुमा फिरा कर बोलने की आदत कब जाएगी? मेरे कहने का मतलब ये है कि तेरी बालकनी के जो चूहे हैं ना, उन्होंने मेरे घर में घुसकर मेरे अच्छे खासे कपड़ों का ये हाल किया है। अब तो मेरा भी दिल कर रहा है कि तेरे घर से कहीं दूर घर लेकर यहाँ से चली जाऊँ। अरे तू खामखा नाराज हो रही है रज्जू। इतने दिन से जब तू हमें झेल रही है तो कुछ दिन और सही। तेरे जीने के कितने ही दिन बचे हैं। तू कहना क्या चाहती है कि मैं कुछ ही सालों बाद निपट लूंगी? अरे अभी मेरी उम्र ही क्या है। हाँ हाँ, मुझे भी पता है, अभी तो तू 20 साल की है। मैं ना बहू को बोलकर बालकनी साफ करवा देती हूँ बस। समय बीतता है। कुछ दिनों बाद सरला अपने छोटे बेटे राकेश की शादी कर देती है और उसके बाद सरला की छोटी बहू पूजा भी मायके से ससुराल आ चुकी थी। लेकिन अब भी सरला की बालकनी जैसे कि तैसे ही थी। अब उसकी पड़ोसन एक रोज सरला की छोटी बहू की मुंह दिखाई करने आती है। क्या बात है सरला, बहू तो बड़ी सुथरी लाई है तू। अब बस उम्मीद करती हूँ जैसी बहू लाई है वैसा तेरा घर भी चमकना चाहिए। तेरे कहने का क्या मतलब है? अब मेरी नई नवेली बहू बालकनी साफ करती मिलेगी? अरे कर भी लेगी तो इसमें क्या ही बुराई है। मैं तो बस अच्छे के लिए कह रही थी। क्या बहू, घर साफ सफाई करना तो जानती है ना? जी काकी, खाना बनाने से लेकर घर की साफ सफाई और घर संभालना सब अच्छे से जानती हूँ। आप इस बात की चिंता मत कीजिए। सरला की छोटी बहू पूजा को ससुराल में आए 2 ही दिन हुए थे और पूजा सचमुच घर को साफ सुथरा रखना चाहती थी। एक दिन सरला की छोटी बहू और बड़ी बहू में इस बात को लेकर बहस हो जाती है कि बालकनी को कैसे साफ रखना है। अरे दीदी, बालकनी में इतनी गंदगी कौन रखता है? तो तू ही बता, घर में कोई और जगह है जहाँ ये कबाड़ रख दिया जाए? तेरे कमरे में तो ये रखने नहीं जाऊंगी और मेरे कमरे में जगह नहीं है। माँ जी अपने कमरे में रखने नहीं देंगी और स्टोर रूम घर में है नहीं। ठीक है, अगर आपको ये कबाड़ रखना ही है तो आप अपने हिस्से में रखिए। मेरे कमरे के हिस्से में अगर आप इसे रखती है तो चूहे मेरे कमरे में भी तो आएंगे ना। देख, जब तक नया घर नहीं बन जाता तब तक हमें ऐसे ही मैनेज करना होगा। अगर तुझे किसी बात को लेकर बहस करनी है तो जा माँ जी से जाकर कर। पूजा को घर में आए कुछ ही दिन हुए थे और दोनों ही देवरानी जेठानी में झगड़ा शुरू हो चुका था। ये देखकर रज्जू को बड़ा मजा आता है। रज्जू एक रोज जब निशा घर नहीं होती तो पूजा को भड़काने चली आती है। अरे बहू, आज घर में कोई दिख नहीं रहा, कहीं गए है क्या सब? और सरला भी नजर नहीं आ रही। नहीं नहीं, कोई नहीं है काकी। कोई काम हो तो मुझे बता दीजिए, जब वो आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगी। सब बाजार गए हैं। अरे नहीं नहीं छोटी बहू, कोई काम नहीं। मैं तो बस घूमते हुए चली आई। सोचा थोड़ा बहू से हाल चाल ले लूँगी और सरला से मिल लूँगी। माँ जी तो है नहीं, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं बहू,
उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मैं तो वैसे ही पहले से परेशान हूँ। तेरे बालकनी के चूहे मेरे घर में आकर ना घर में तबाही मचा देते हैं। नए नए कपड़े काट चुके हैं। कितना सामान अपनी जगह से गायब हो जाता है। इसका मतलब आप भी हमारी बालकनी से परेशान हैं? अरे रज्जू काकी, आपको पता है मैं बालकनी में फूल गमला लगाना चाहती हूँ, लेकिन दीदी है कि सुनती ही नहीं। उन्होंने तो बालकनी को स्टोर रूम बना कर रखा है। खराब फ्रिज, एसी, कूलर, पंखा, भला कौन रखता है ये सब बालकनी में? अरे इन दोनों सास बहू को ये समझाते समझाते मेरे बाल पके, लेकिन इनके दिमाग में ये बात नहीं गई अब तक। अब तो कुछ दिन में मैं ही यहाँ से चली जाऊँ, वही बेहतर है। रज्जू तो पूरे प्लान के साथ आई थी कि वो सरला की छोटी बहू के कान भरेगी, और वो सरला की छोटी बहू के कान भर भी देती है। ऐसे में अब देर शाम जब निशा और सरला बाजार से आते हैं तो निशा देखती है कि उसकी देवरानी के साइड जो भी सामान रखा हुआ था वो सब अब उसकी साइड की बालकनी में रखा हुआ है। ये क्या किया तूने? मैंने तुझे पहले ही मना किया था ना कि जो सामान जहाँ है वही रहेगा, तो तूने इन सामानों को छुआ क्यों? क्योंकि मैं अपने कमरे के सामने की बालकनी को साफ रखना चाहती हूँ, वहाँ फूल पौधे उगाना चाहती हूँ, और मैं अपनी खिड़की से ताज़ी हवा आने देना चाहती हूँ। इसलिए अब इस सामान को चुपचाप तू वापस रख दे, वरना मैं सारे सामान को तेरे कमरे में फेंकवा दूंगी। पूजा और निशानी में बालकनी के बंटवारे को लेकर खूब लड़ाइयाँ होती है। ये देखकर रज्जू को बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन सरला अपना सर पीट रही थी कि एक बालकनी के लिए उनकी दोनों बहुएं किस तरह लड़ रही हैं। दोनों के दोनों चुप हो जाओ, बहुत हुआ दोनों का। कितनी बार समझाऊं तुम दोनों को? माँ जी, ये दीदी सही नहीं कर रही है। अपनी तरफ का कबाड़ मेरे उधर क्यों फेंकवा रही है? मैं तो सालों से उसे कहते कहते थक गई, बालकनी से ये कूड़ा क्यों नहीं हटा देती, लेकिन वो सुनती कहाँ है। और तुम दोनों हो कि एक बालकनी को लेकर हर दम झगड़ते रहते हो। तो माँ जी, आप ही बताइए क्या करूँ? जहाँ गमले, फूल, पौधे लगाने चाहिए थे वहाँ पर तो पूरा कबाड़ रखकर चूहे, कीड़ी मकोड़े भर रखे हैं आपने। रात में ढंग से खिड़की भी नहीं खोल पाती मैं। तुम दोनों को मैं समझा समझा कर थक गई हूँ, लेकिन तुम दोनों होके समझने का नाम ही नहीं लेती। और बहू, तुझे तो आए हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और तू बिना बात के झगड़ती रहती है। इस तरह सरला अपनी दोनों बहू की लड़ाई शांत करवाती है। कुछ दिन तक तो दोनों बहुएं एक दूसरे से बात नहीं करती, लेकिन एक रोज जब निशा कबाड़ की एक और बोरी बालकनी में रख कर आती है तो पूजा को गुस्सा आता है। अब मैं दीदी की ये हरकतें बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि माँ जी तो मेरी एक नहीं सुनती और बड़ी वाली दीदी अपनी मनमानी कर रही है। अब दोनों को सबक मैं ही सिखाऊंगी। इतना बोलने के बाद पूजा मार्केट जाती है और मार्केट से एक हेलमेट उठाकर लाती है। और जब सुबह के समय सब अपने कामों में लगे होते हैं, तब कबाड़ के ढेर में जो मधुमक्खी का छत्ता लगा था, पूजा जाकर उसे छेड़ देती है और वो मधुमक्खियाँ सबसे पहले हॉल में बैठी सरला पर हमला करती है। उसके बाद निशा पर, जो हॉल में चाय देने पहुँचती थी। हालांकि पूजा ने तो खुद को अच्छे से कवर कर रखा था। हेलमेट पहने अपने हाथों को ढके पूजा आराम से कमरे में जाकर छुप जाती है। पूजा तो मधुमक्खी को छेड़ने के बाद छुप जाती है, लेकिन हॉल में चाय पी रही सरला पर मधुमक्खी हमला कर देती है। तभी सरला की पड़ोसन रज्जू का भी आना होता है। अरे अरे, ये क्या हो गया? ये क्या काटने लगे? अरे सरला, बचा मुझे। ये मधुमक्खी कहाँ से आई? कहीं ये तेरे बालकनी वाली मधुमक्खियाँ तो नहीं? अरे माँ जी, अरे माँ जी, मुझे काट लिया, बचाओ ना मुझे। अरे पहले खुद को तो बचा लूं। कितनी बार कहा बहू तुझे बालकनी साफ कर ले, आज तुझे भी सबक मिल ही जाएगा। अब कुछ देर बाद रज्जू, सरला और निशा तीनों ही हॉल में नीचे सोफे पर पड़े मिलते हैं। किसी का हाथ सूजा होता है तो किसी का गाल, और सरला की तो आंख ही सूज चुकी थी। अरे माँ जी, ये क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? ये सबके चेहरे इतने बदले बदले क्यों लग रहे हैं? अरे मधुमक्खी आज अपना रस छोड़कर यहाँ आ गई और हमारा रस चूस गई। हाय रे, कितनी जलन हो रही है। अब देखती हूँ माँ जी, बालकनी का बंटवारा आप कैसे नहीं करती। तेरे घर से मेरे घर राहु केतु का आना जाना पहले कम था, जो अब मुझे इन डंक वाली मधुमक्खी से कटवा दिया। अरे तो काकी, आप भी तो गलत समय पर एंट्री मारती है, आपको भी तो सोचना चाहिए था ना। अरे बहू, तू सही कह रही है, मैं भी गलत समय पर ही एंट्री मारती हूँ। हाय, अब 3 दिन से पहले बिस्तर से ढंग से उठ भी नहीं पाऊंगी, ये तो तय है। पूजा का प्लान तो कामयाब होता है, लेकिन अब पूजा इस इंतजार में थी कि उसकी सास बालकनी को लेकर क्या फैसला लेती है। लेकिन जब शाम तक कोई फैसला नहीं आता तो पूजा खुद ही अपनी सास और जेठानी के पास जाती है। माँ जी, अब तो आपकी तबीयत ठीक है ना? मुझे ना आपको देखकर बहुत तरस आ रहा है। कितनी बुरी तरह काटा है आपको मधुमक्खी ने। अरे जाकर गर्म पानी लेकर आ, थोड़ा सेक लूं, और खाना बनाने का काम आज तेरा ही है। हाँ हाँ माँ जी, वो तो मैं कर दूंगी।
लेकिन आपने बालकनी को लेकर क्या फैसला लिया, मुझे ये जानना है। आप कुछ बोलती क्यों नहीं? अरे पहले मरने से तो बच जाऊं, फिर तेरी और जेठानी की ये आपसी रंजिश वाली बालकनी का फैसला भी कर दूंगी। इस बात को भी कई दिन बीत जाते हैं और अब तो सल्ला के साथ निशा भी ठीक हो चुकी थी, लेकिन पूजा को जिस चीज़ का इंतज़ार था वो अब तक नहीं हुई थी। एक रोज़ निशा खाना बनाने के बाद अपनी सास के सामने खाना परोसती है तो खाना देते हुए निशा कहती है, माँ जी आज दाल में देसी घी का तड़का लगाया है, देख रही है ना आप क्या खुशबू आ रही है। हाँ लग तो रहा है कि दाल अच्छी बनी है, लेकिन ये क्या है दाल में? दाल में छिपकली गिरी थी जिसकी पूंछ बाहर लटक रही थी। अब जैसे ही छिपकली की पूंछ को पकड़कर सल्ला उठाती है, पूरी छिपकली दाल से बाहर आ जाती है। ये क्या है, जिंदा छिपकली? अरे बहू खाने में छिपकली भी डालकर लाई है देसी घी के साथ, तू मुझे मारना चाहती है क्या? अरे माँ जी क्या हुआ, ये छिपकली दाल में से निकली है क्या? हाँ और नहीं तो क्या। अरे खाना बनाते हुए तुम दोनों का ध्यान कहाँ रहता है? अभी इस छिपकली की पूंछ नहीं दिखती तो शायद तो मैं इसे खा ही लेती। माँ जी मैं तो किचन में थी ही नहीं, और ये छिपकली भी ना बालकनी में रखे कबाड़ से निकल निकल कर आ रही है। हे राम बड़ी बहू, अब भी तेरे अंदर कुछ शर्म बची है तो बता दे। माँ जी अब तो मैं कहती हूँ उस कबाड़ को हटा ही दो और वहाँ कुछ अच्छा सा लगाइए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, जब तक किसी को कुछ हो नहीं जाता तब तक ये कबाड़ यहाँ से हटेगा नहीं क्या? अरे कहाँ रखे उसे, कितनी बार तू एक ही बात को लेकर खींचती रहेगी। मैंने तुझसे कहा ना कि हमारा घर छोटा है, तो जो सामान काम का नहीं उसे तो हटा सकते हैं ना, लेकिन हम उसे भी नहीं हटाते। ये सब बातें हो रही थी तभी सल्ला के पड़ोसन रज्जो आती है और रज्जो भी तीनों को बहस करता देखकर कहती है, अरे किस बात को लेकर तुम तीनों सास बहू के बीच बहस हो रही है? अरे क्या बताऊं, जैसे ही खाना खाने बैठी वैसे ही खाने में छिपकली निकली। अरे वो तो भला हो मेरी नाक हो का जो बुढ़ापे में भी चमक रही है, और मैंने दाल की कटोरी में छिपकली की पूंछ देख ली। राम 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 राम, ये छिपकली जरूर ना तेरी बालकनी से आ रही होगी। अरे अब तो साफ करवा ले बालकनी। इस उम्र में अगर मुझसे काम होता ना तो मैं कब का साफ सफाई कर देती। अब एक बहू को बालकनी के कबाड़ में भी काम की चीज़ें नज़र आ रही है, तो वहीं दूसरी बहू को वो कबाड़ लग रहा है। दोनों पूरा दिन बालकनी को लेकर लड़ते झगड़ते रहता है। जहाँ एक तरफ बालकनी और छिपकली को लेकर बहस चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ रज्जू की साड़ी में कॉकरोच घुस जाता है। अब रज्जू पूरे हॉल में कूदने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है, गुदगुदी हो रही है। अरे ये क्या हो रहा है सरला, अरे मेरी साड़ी में क्या घुस गया है, देख तो। काकी आपकी कमर पर कॉकरोच है, रुको मैं हटाती हूँ। कॉकरोच बहू हटाओ इसे मेरी कमर से। अरे बाप रे, अब तो मैं तेरे घर आऊँ भी ना, तेरा घर घर नहीं चिड़िया घर है। हे प्रभु आज बचा ले, फिर मैं कभी सरला के घर की तरफ भी ना देखूं। अरे तू रुक तो जा एक जगह, सुनती क्यों नहीं रज्जो, रुक तो जा। रज्जो भी अब सरला के घर कभी ना आने का प्रण लेती है, और सरला तो अपने घर में घूम रहे कीड़े मकोड़ों से पहले से परेशान थी, लेकिन फिर भी सरला अपनी बालकनी को साफ नहीं करवा पा रही थी, क्योंकि सरला की बड़ी बहू निशा इसके खिलाफ थी। उसे घर में कहीं ना कहीं कबाड़ तो रखना ही था। समय बीत रहा था और बालकनी को लेकर मुद्दे झगड़े बढ़ते ही जा रहे थे। सुबह हो चुकी थी लेकिन पूजा अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। माँ जी देख रही है ना आप, पूजा की मनमानी अब तक उठी नहीं है, और आप कहती हैं झगड़े मुझसे शुरू होते हैं। हाँ तो ये भी एक नंबर की आलसी, लेकिन बहू मैं भी ना रात भर सोई नहीं हूँ। मेरे कमरे में इतने कॉकरोच हो चुके हैं, इतनी छिपकलियाँ हो चुकी हैं, मैं परेशान हूँ। माँ जी तो अब आप चाहती क्या है, मुझे बताइए। पहले तो उस महारानी को देख, जाकर कहीं एक साथ छिपकली कॉकरोच ने उस पर हमला तो नहीं कर दिया, और उनके काटने से कहीं मर ना गई हो। हाँ जी आप भी कैसी बात करती हैं। अब निशा जब पूजा के कमरे में जाती है तो पूजा का कमरा बंद था। निशा अपनी देवरानी को कई बार आवाज़ लगाती है, माँ जी वो तो कमरा ही नहीं खोल रही, कहीं वो बालकनी के बंटवारे को लेकर ज़्यादा सीरियस तो नहीं हो गई। अरे माँ जी उसने आत्महत्या तो नहीं कर ली होगी ना? अरे सुबह सुबह कुछ अच्छा और शुभ बोला कर, रुक मैं देखती हूँ, कहीं वो तुझसे बात ही ना करना चाहती हो। ए बहू दरवाजा खोल, अरे बहू, ए बहू। देखा अब तो इसने आपकी भी बातों का कोई जवाब नहीं दिया, ज़रूर कुछ हुआ है, लेकिन क्या मुझे भी नहीं पता।
निशा और सरला पूजा के कमरे के बाहर खड़े होते हैं और काफ़ी परेशान भी थे। लेकिन कुछ देर बाद ही रज्जो का आना होता है और रज्जो सरला को गले लगाकर खुशी से कहती है, बधाई हो सल्ला, बधाई हो। क्या बात है, ये तूने बहुत अच्छा किया। किस बात की मुबारकबाद दे रही है तुम मुझे? कहीं तू दादी या नानी तो नहीं बनाने वाली? नहीं नहीं, मैं अभी ही पिछले महीने दादी बनी हूँ। हर महीने थोड़ी ना होता है ये सब। अरे तो फिर इतनी खुश क्यों है? हैं? कहीं मेरी बहू तो माँ नहीं बनने वाली और मुझे ही उसने नहीं बताया? अरे मैं तो इसलिए तुझे बधाई दे रही हूँ क्योंकि तेरी बालकनी साफ हो गई और उसमें झूले भी लग गए। क्या? लेकिन किसने किया ये सब? अरे तेरी बालकनी को ही तो देखने आई हूँ। फूल से भरे गमले, झूले, टेबल सब लगा हुआ है। एकदम अमीरों वाली फीलिंग दे रहा है। बहू, ये तूने बालकनी को क्या बना दिया? ये तो जन्नत लग रही है। सच में माँ जी, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था एक साधारण सी बालकनी इतनी सुंदर लग सकती है। सच में पूजा, तूने तो कमाल ही कर दिया। रज्जो की बात सुनकर निशा भी हैरान रह जाती है। तभी पूजा अपने कमरे का दरवाज़ा खोलती है और सरला और निशा और रज्जो जब बालकनी में पहुंचते तो उन्हें ऐसा लगता है कि सच में इससे सुंदर बालकनी उन्होंने आज से पहले देखी ही नहीं थी। हालांकि पूजा ने जितना भी कबाड़ था रातों रात बेच दिया था और बालकनी को इतना सुंदर बना दिया था कि देखने वाला बस यही कहे, हाय बालकनी हो तो ऐसी।